नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शिवरान। हम चैप्टर अवर यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आपको बताया था कि जो सन होता है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर के अंदर होता है। तो सन क्या है? सन एक स्टार है। स्टार कौन से होते हैं? स्टार वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो अपने आप लाइट एमिट करती है, मीन्स वो उनकी खुद की लाइट होती है। जिस तरह प्लेनेट है, प्लेनेट की अपने आप में कोई लाइट नहीं होती, वो सिर्फ जो स्टार्स की लाइट उनके ऊपर गिरती है उसी से चमकते हैं या फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो दिखाई देते हैं। जिस तरह मून है, मून एक सैटेलाइट है, उसकी भी खुद की कोई लाइट नहीं होती। जो सन से लाइट आती है वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। सन किससे बना हुआ है? सन, जिसे हिंदी में हम सूर्य कहते हैं, ये बहुत ही बड़ा आग का गोला है जो इसके अंदर बहुत सी गैसें होती हैं, जिस तरह हाइड्रोजन और हीलियम। जब हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर हीलियम बनाती हैं तो उसके अंदर से फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। अगर आप सूर्य को जब किसी टेलीस्कोप या फिर किसी और चीज़ से देखते हैं तो जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये इसकी आउटर कवरिंग है और इसके जो साइज की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 9,60,000 जो हमारी अर्थ है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, वो 9,60,000 इसके अंदर आसानी से समा सकती है। तो फिर आप इसके साइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। और जो हमारी अर्थ है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर जो सन है उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। मीन्स जो अर्थ की दूरी है वो सन से वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? वो है 15 करोड़ किलोमीटर। जो इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से ही लाइट आती है, और जो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हमारे दिन और रात होते हैं। अगर सन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि हमेशा रात ही रहेगी वहाँ पर, और कोई स्टार है उससे लाइट आने में बहुत टाइम लग जाएगा और फिर वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा छाया रहेगा। और जो सन से लाइट को धरती पर आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट और 22 सेकंड्स लगते हैं। कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड गैसेज। मीन्स जो सूर्य है वो एक आग का और गैसों का बहुत बड़ा गोला है। दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट, जो हमें गर्मी और रोशनी देता है। इट इज ए स्टार एंड द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जैसा कि आपको बताया था कि ये एक स्टार है, स्टार्स की खुद की लाइट होती है और वो उसी लाइट की वजह से वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है यानी कि सौर मंडल है उसके केंद्र में स्थित है, यानी कि सेंटर के अंदर। द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसा कि आपको सोलर सिस्टम के अंदर बताया था कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर के अंदर है और जितने भी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स हैं वो इसकी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इट हैज़ ए थिन लेयर ऑफ एटमोसफियर कॉल्ड कोरोना विच वी समटाइम्स सी ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। मीन्स जो इसके आउटर में आपको ये रेड दिखाई दे रही है, ये जो एटमोसफियर है, ये जो आउटर कवरिंग है, इसे हम कोरोना बोलते हैं। ये हमें नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर दिखाई नहीं देती। जब कोई भी सोलर एक्लिप्स होता है तो उस वक्त क्या होता है, जो ये कंप्लीट सन होता है ये कवर्ड हो जाता है और जो सिर्फ ये इसकी जो आउटर कवरिंग है वो ही हमें देखने को मिलती है। द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। जो सूर्य की रोशनी है उसे धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, या फिर इसे हम 8 मिनट 22 सेकंड भी कह सकते हैं। इफ ए होलो सन वाज फिल्ड अप विद स्फेरिकल अर्थ देन अराउंड 9,60,000 अर्थ वुड फिट इनसाइड इट। मीन्स अगर मैं 9,60,000 अर्थ लूँ, मीन्स इतनी संख्या में अर्थ को लेकर उनको कंबाइन करके एक बहुत ही बड़ा गोला बनाऊं या फिर कोई बहुत ही बड़ी बॉल बनाऊं, तब जाके वो सन के इक्वल बनेगी। The earth orbits the sun at a distance of about 15 करोड़ किलोमीटर। मीन्स जो हमारी धरती की
सूर्य से दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। द सन कंसिस्ट ऑफ गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना हुआ है। विद ग्रेट प्रेशर हाइड्रोजन चेंजेज इनटू हीलियम एंड रिलीज ए लॉट ऑफ हीट लाइट एंड एनर्जी विच वी कॉल सोलर एनर्जी। मीन्स जो भी हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हैं, जब इनके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई होता है तो ये आपस में मिक्स होकर एक बड़ा हीलियम पार्टिकल बनाते हैं, और इस दौरान हीलियम के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है, और उस एनर्जी से क्या होता है कि हमें जो हीट और लाइट मिलती है वो उसी एनर्जी की वजह से मिलती है, और जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। मीन्स जो एनर्जी हमें सूर्य से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका यूज हम हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज है। जिस तरह अगर डे और लाइट के फॉर्मेशन के लिए सन का होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार जिस तरह सन से जो भी लाइट आती है उसका यूज़ करते हुए हम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं। जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम जैसे हम घरों में करते हैं, कपड़े सुखाते हैं या फिर कोई अनाज सुखाते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट काम्स हैं, वर्क्स हैं या काम है। अब बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट किसे कहते हैं? जैसा कि आपको बताया कि जो सन होता है उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं इनके अराउंड कुछ छोटे छोटे और बॉडीज़ होती है, सेलेस्टियल बॉडीज़, जो इनको प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। इन्हें हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट वो होते हैं जो हमें प्रकृति में एज इट इज़ मिले थे, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो मनुष्य अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाता है। तो जो सैटेलाइट इंसान के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट या फिर मैन मेड सैटेलाइट कहते हैं, और जो हमें नेचर में एज इट इज़ मिले थे तो उन्हें कहते हैं हम नेचुरल सैटेलाइट। जो हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, जिसे कि हम चंद्रमा या फिर चांद भी कहते हैं। इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, जैसे ही सन से लाइट इसके ऊपर गिरती है तो उससे टकरा के हमारी धरती की तरफ आती है, जिसकी वजह से हमें मून दिखाई देता है। ये जो हमारे जितने भी सोलर सिस्टम के सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर जितने भी बड़े सैटेलाइट हैं ये उनके अंदर से एक है। इसकी दूरी धरती से लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, और ये अपना ऑर्बिट जो अर्थ के चारों ओर यानी कि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लेता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मीन्स जो चंद्रमा है वो एक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स होते हैं उनकी खुद की एनर्जी नहीं होती, वो सन से जो एनर्जी आती है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम। मीन्स जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी बड़े बड़े उपग्रह या फिर सैटेलाइट्स हैं ये उनके अंदर से एक है या फिर उनमें से एक है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। मीन्स जैसे ही सन से लाइट इसकी तरफ आती है तो फिर ये क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमें रात को क्या है, चांद की चांदनी देखने को मिलती है, और रात को हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। मीन्स जो चंद्रमा की दूरी है वो धरती से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। इट टेक्स अराउंड 27 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मीन्स ये लगभग 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर अपने चक्कर को लगाने में लेता है। मीन्स ये जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है। अगर आपने कभी चंद्रमा के अंदर देखा हो तो क्या आपको कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं, मीन्स कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं वो क्या है, वो उसके अंदर बहुत ही गहरी गहरी खाइयाँ हैं, या फिर इनको क्रेटर्स भी बोल देते हैं। इन क्रेटर्स की वजह से क्या है, ये हमें यहाँ पर इसके अंदर डार्क स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये किस वजह से बनते हैं, जो मीटेरोइड्स होती है यानी कि जो भी कुछ रॉक्स या फिर कुछ और कोई पत्थर के टुकड़े हैं जो हमारे सौरमंडल के अंदर या फिर सोलर सिस्टम के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, वो कभी कभी क्या होता है कि प्लेनेट या फिर सैटेलाइट की सतह के ऊपर
उससे जाके टकरा जाते हैं। जब ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड के अंदर आते हैं तो फिर जहाँ भी टकराएंगे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहरा गड्ढा हो जाएगा या फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खाई बन जाएगी। तो फिर इस तरह से जो गड्ढे होते हैं वो ही हमें डार्क स्पॉट्स के तौर पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटी की। जैसे आपने देखा होगा कि हम अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होता है, वो वापस नीचे की तरफ आ जाती है। किस वजह से आते हैं? क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर जो अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज़ है ऊपर फेंकते हो नीचे ही आ जाती है। इसी प्रकार जो मून की जो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। यानी कि जो अगर मान लिया अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जिस तरह है 6 यूनिट्स है, तो फिर वो हमें मून के ऊपर देखने को मिलेगा 1। अगर मैं मान लिया कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर 1 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता हूँ, तो फिर अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कम है, तो फिर आप यहाँ पर 6 मीटर ऊंची छलांग आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर न ही कोई वाटर है और न ही कोई एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर और वाटर न होने की वजह से क्या है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। डिस्पाइट बीइंग सो क्लोज टू द अर्थ, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अर्थ। ये हमारे धरती के नज़दीक होते हुए भी हमारी धरती से बिल्कुल अलग है। मीन्स जो इसके ऊपर की जो स्ट्रक्चर है या फिर जो इसकी बनावट है या फिर संरचना है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। आपको चंद्रमा के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलेगा। इट हैज़ क्रेटर्स, माउंटेन्स एंड प्लेन्स विद ह्यूज डस्ट। यहाँ पर आपको बहुत ही क्रेटर्स, खाइयाँ, माउंटेन्स, पहाड़, प्लेन्स यानी कि मैदान, आपको इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खाई, पहाड़ और मैदान देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। क्रेटर्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटेरियल्स क्रैश ऑन द मून सरफेस। आपको बताया था कि जैसे कि हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज है, कोई किसी का साइज कम है, किसी का साइज ज़्यादा है। जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करती है तो फिर क्या होता है, वो उसकी सतह से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे और खाई बन जाती है। तो फिर इस तरह से जो हमारे मून का सरफेस है उसके ऊपर क्रेटर्स आपको देखने को मिलेगी। द मून हैज ए क्रस्ट अपर एंड लोअर मेंटल एंड आयरन रिच कोर इन द सेंटर। इस जो हमारे चंद्रमा की जो सतह है उसके अंदर भी आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर देखने को मिलेगी। जो कोर है वो भी वहाँ पर आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। इट हैज़ लेस ग्रेविटी 1/6 दैट ऑफ अर्थ। मीन्स जो यहाँ पर ग्रेविटी है वो भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ये जो हमारे अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 यानी कि उसका 1/6 हिस्सा है। देयर इज नो वाटर सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून। जैसा कि आपको अभी बताया था कि चंद्रमा के ऊपर न ही एटमॉस्फेयर है और न ही वाटर है, यानी कि जब तक पानी और वायुमंडल ही नहीं होगा तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब बात करते हैं लैंडिंग ऑन द मून। मीन्स चंद्रमा पर सबसे पहले कौन उतरे। चंद्रमा पर उतरने वाले सबसे पहले एस्ट्रोनॉट हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं जो अपने अपोलो 11 नामक एक विमान के अंदर चंद्रमा के ऊपर इन्होंने लैंडिंग की थी, उस वक्त 3 साइंटिस्ट गए थे। एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड मिशेल कॉलिंस। इनके अंदर से जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा के ऊपर अपना कदम रखा। अगर बात करें कि हमारे भारत की तरफ से सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है राकेश शर्मा, जो कि इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट थे। ये ही सबसे पहले भारत की तरफ से चंद्रमा के ऊपर उतरे थे। ये लगभग 1984 के आसपास की बात है कि जब राकेश शर्मा ने चंद्रमा के ऊपर कदम रखा था। फेजेस ऑफ मून्स, यानी कि जो चंद्रमा के हो डिफरेंट आपको कभी देखा होगा कि आपने कभी चंद्रमा आपको हाफ दिखाई देता है, कभी कंप्लीट दिखाई देता है। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर इस इमेज के अंदर कभी आपको चंद्रमा बिल्कुल हाफ दिखाई देता है, कभी हाफ से भी कम दिखाई देता है और कभी हाफ से भी ज़्यादा और कभी फुल दिखाई देता है। इस तरह जो मून है, मून का जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज है, जो इस तरह आपको ये जो
देखने को मिलते हैं, जो मतलब कि आपको जो डिफरेंट डिफरेंट लुक मून की देखने को मिलते हैं, इन्हीं को ही हम फेजेज ऑफ मून्स कहते हैं। मीन्स जो चंद्रमा के घटती या बढ़ती आकृतियों को ही हम चंद्रकलाएं कहते हैं। आपको जैसे पता है कि जो चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी या फिर लाइट नहीं होती, कि जैसे ही सन से जो लाइट आती है वो उसी को रिफ्लेक्ट कर देता है। वैसे चंद्रमा तो कंप्लीट ही है, बिल्कुल राउंड है, लेकिन हमें क्यों दिखाई देता है? जैसे कि अगर हम यहाँ पर अर्थ है, अर्थ के इस हेमिस्फेयर के अंदर हम रह रहे हैं, मीन्स जो आपको डार्क साइड आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इस हेमिस्फेयर के अंदर रह रहे हैं तो फिर क्या होगा कि ये हमें कंप्लीट दिखाई देगा, क्योंकि जो इस यहाँ पर जो यहाँ से है इसको बिल्कुल कम्प्लीटली देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम इसी हेमिस्फेयर के अंदर हो तो अब इस तरफ देख पा रहे हैं कि आप बिल्कुल हाफ ही देख पा रहे हैं। मीन्स जो सिर्फ इधर इधर का सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इससे दूसरी तरफ का सरफेस आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर इस वजह से क्या होता है कि आपको जो मून होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस या फिर उसकी डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। और जब मून का साइज क्या हो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, जिस तरह आपने देखा कि इस तरफ जाते जाते यहाँ से कंप्लीट से यहाँ पे ऑफ हो गया, तो फिर इस तरह के जो डिक्रीजिंग जब ये मून का साइज डिक्रीज हो जाता है तो इसे कहते हैं हम वेनिंग। क्या कहते हैं? इसे हम वेनिंग कहते हैं। और जब इसका साइज इंक्रीज होना हो जाए, जिस तरह यहाँ पर आपको बिल्कुल बहुत ही पतला दिखाई दे रहा है, बिल्कुल थिन लेयर दिखाई दे रही है मून की, तो फिर जैसे जैसे ये इंक्रीज होती जा रही है तो फिर इसको कहते हैं वैक्सिंग। क्या कहते हैं? इंक्रीज होने को हम वैक्सिंग कहते हैं और डिक्रीज होने को वैनिंग कहते हैं। ये थे आपके कुछ डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। एवरी डे द मून लुक्स डिफरेंट व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। मीन्स जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें क्या होता है कि हर रोज मून के डिफरेंट डिफरेंट साइज या फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। द डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून। मीन्स जो हमें चंद्रमा की या फिर मून की जो डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस या फिर जो उसके डिफरेंट डिफरेंट साइज देखने को मिलते हैं, इन्हें हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। सिंस द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन एंड द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, different parts of moons get light from the sun and hence we see different shapes of the moon every day। मीन्स जो मून होता है उसकी स्वयं की तो कोई प्रकाश या फिर लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट की वजह से ही चमकता है। तो फिर जब हम डिफरेंट डिफरेंट हेमिस्फेयर के अंदर होते हैं तो फिर उस दौरान क्या होता है कि हमें, जैसे मून भी क्या है अर्थ के सराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर अर्थ के सराउंड में रिवॉल्व कर रहा है तो उस दौरान क्या होता है कि हमें उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं। If one side of the moon is dark and the lighter part is growing, then the moon is referred to as waxing। मीन्स जैसे जैसे आपके जो मून का जो लाइटर पार्ट है यानी कि जो रोशनी वाला हिस्सा है वो इंक्रीज होता जाता है तो उसे हम वैक्सिंग कहते हैं। और जैसे कि जो जिस लाइट से हमें जो चमकता हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, अगर वो डिक्रीज होता जा रहा है तो उसे हम वैनिंग कहते हैं, जिसे हम अपनी वर्नेकुलर लैंग्वेज के अंदर जो जैसे जैसे अंधेरा स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम अंधेर कहते हैं, और जैसे जैसे चांद का साइज इंक्रीज होता जाता है तो उसे हम चांदन कह देते हैं, जिसे हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। ये हो गए मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो आपको भी बता दिए हैं। ये भी कुछ मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से मून क्या है, मून का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो फिर इसे क्या कहेंगे? इसे हम वैक्सिंग कहेंगे। अगर यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से मून का साइज डिक्रीज होता जा रहा है तो फिर जब डिक्रीज हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम वेनिंग कहते हैं। ये हमारी अर्थ के सराउंड में क्या है, ये रोटेट कर रहा है, ये मून रोटेट कर रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारे अर्थ के सराउंड में रिवॉल्व कर रहा है।